अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा आजकल बहुत ज़्यादा तनकीद में है। उसकी मुख्तलिफ़ वजूहात हैं और एक वजह तो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनका वो ख़त है जो उन्होंने गुज़श्ता हफ्ते चीफ जस्टिस पाकिस्तान को लिखा और उसके जवाब में चीफ जस्टिस साहब ने गैर ज़रूरी किस्म का एलामिया जारी किया, जिसके बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर बहुत ज़्यादा तनकीद हुई। सोशल मीडिया पर भी उनके हवाले से आवाम की जानिब से बहुत ज़्यादा गम व गुस्से का इजहार किया गया कि उनको एक अपील की गई और उसके ऊपर वो अपने ऊपर दबाव डालने के मुतरादिफ उन्होंने उसको करार दिया। दूसरी जानिब कुछ ऐसी चीज़ें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या उससे मुतल्लिका लोगों के हवाले से हो रही हैं जिसके ऊपर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। आपको याद होगा कि साबिक चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद होती थी कि वो अपने जो उनके साथी जजेज़ हैं उन पर मुश्तमिल वो बेंच बनाते हैं, या जब ये बहरिया टाउन वाला केस पर जो फैसला आया था 2021 में, जब इम्प्लीमेंटेशन बेंच यानी अमल दरामद बेंच काम कर रहा था, तो उस वक्त कहा गया था कि ये जो 460 अरब रुपए रिकवर होंगे बैरिया टाउन से, उसके लिए एक कमीशन बनेगा और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उस कमीशन के एक सरबराह को, जो एक रिटायर्ड जज होगा, उसको तैनात करेंगे और फिर वो कमीशन सिंध हुकूमत और जो दीगर वफाकी हुकूमत है उसके साथ मिलकर ये फैसला करेगा कि ये 460 अरब रुपए कहाँ पर, किस प्रोजेक्ट में, किस तरीके से खर्च होंगे। उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज फैसल अरब साहब रिटायर हुए नवंबर 2020 में। तो उसके बाद ये इल्ज़ामात लगाए गए, इस तरह की प्रोपेगेंडा किया गया, मुहिम चलाई गई कि शायद अब जस्टिस रिटायर्ड फैसल अरब को उस कमीशन का सरबराह लगाया जाएगा और उनको खुश किया जाएगा और उनको जो है वो नवाजा जाएगा। लेकिन फिर हमने देखा कि ऐसा कुछ ना हुआ और फैसल अरब साहब को भी उस 460 अरब रुपए की निगरानी करने वाले कमीशन की सरबराही नहीं दी गई, किसी जज को भी वो सरबराही नहीं दी गई। लेकिन दूसरी जानिब आप देखें कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के साथ जिन जिन जजेज़ ने उनकी सहूलतकारी की या उनको फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की जब उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस चल रहा था, तो अब उन जजेज़ के को नवाजने की जो है वो कोशिशें जारी हैं, अमल दरामद जारी है, खजानों के जो मुंह हैं वो खोल दिए गए हैं। इसी तरह की कुछ तफसीलात हैं जो आपके साथ शेयर करेंगे। पहली बात तो यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ जब सदारती रेफरेंस चल रहा था तो 6 जजेज़ ने सात जजेज़ ने मामला FBI को भेजने के हक़ में वोट दिया, जबकि 3 जजेज़ ने उसकी मुखालफत की थी। और जिन 3 जजेज़ ने मुखालफत की थी उनमें जस्टिस मकबूल बाकर, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस याहिया अफरीदी शामिल थे। और जब ये मामला FBI को चला गया तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और कहा कि FBI को ये हक़ नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के बारे में इंक्वायरी कर सके। सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में इंक्वायरी करना सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम है। इसके ऊपर फिर 10 रुकनी फुल कोर्ट बैठी और उसके दलाइल हुए और फिर फैसला ये हुआ और के 6 की अक्सरियत से, यानी 6 जजेज़ ने कहा कि FBI को मामला भेजना ये गैर कानूनी और गैर आइनी है और 4 जजेज़ ने इसकी मुखालफत की और इस तरह 3 जजेज़ ने अपनी राय तब्दील की। केस की समाअत के दौरान जस्टिस मकबूल बाकर साहब वो जज थे जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से जिन्होंने जो उस वक्त के वफाकी हुकूमत के वकील थे, एडिशनल अटार्नी जनरल आमिर रहमान, उनको दलाइल भी मुकम्मल नहीं करने दिए थे। और उसके बाद केस की समाअत के दौरान ही जस्टिस मकबूल बाकर और जस्टिस सज्जाद अली शाह का झगड़ा हुआ, तलख कलामी हुई कमरा अदालत के अंदर पूरी अदालत के सामने, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए अदालत बर्खास्त कर दी गई और दोबारा जब अदालत आई तो फिर इस केस को आगे बढ़ाया गया, लेकिन केस जल्द निपटा दिया गया। वफाकी हुकूमत के वकील अटार्नी जनरल को कहा गया कि आप अहम बातें हमें बता दें, बाकी चीज़ें हम आपके तहरीरी जवाब से पढ़ लेंगे, और इस तरह उनको दलाइल भी मुकम्मल नहीं करने दिए गए। और जस्टिस मकबूल बाकर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के बहुत ज़्यादा करीब समझे जाते हैं और देखें कि जस्टिस मकबूल बाकर को निगरान सेटअप में निगरान वज़ीर आला सिंध लगा दिया गया और वो जस्टिस मकबूल बाकर जो अपने बतौर जज सुप्रीम कोर्ट आइन और कानून के हवाले से बहुत ज़्यादा बातें किया करते थे, बयानात देते थे, रिमार्क्स और ऑब्जर्वेशंस देते थे, वो अब गैर आइनी वज़ीर आला के तौर पर सिंध में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। और उन्होंने भी असूल पसंदी का मुजाहरा नहीं किया, बल्कि ज़रूरतमंदों की तरह उन्होंने इस ओहदे से चिमटा रहना, उन्होंने इसको बेहतर जाना। लेकिन ये वही मकबूल बाकर साहब हैं जिन्होंने
जो केस चल रहा था जस्टिस काजी फायज ईसा के खिलाफ, सदारती रेफरेंस नजरसानी केस, उसमें हुकूमती वकील को इन्होंने ये दबाव में लाए, उनको दलाइल मुकम्मल ना करने दिए। एक तो ये जज हैं जिनको निगरान वज़ीर आला का ओहदा देकर इनको नवाजा गया है। दूसरे जज, जैसा मैंने आपको बताया कि 3 जजेस की जानिब से मौक़िफ़ तब्दील किया गया था। हुआ कुछ यूँ कि 6-4-7-3 का फैसला था, जिसमें फिर नवंबर 2020 में जस्टिस फैसल अरब रिटायर हो गए। उनकी रिटायरमेंट के बाद जस्टिस अमीनुद्दीन बेंच का हिस्सा बने, और जस्टिस अमीनुद्दीन चूँकि वो नए आए थे इस बेंच में, तो उन्होंने अक्सरियती फैसले के साथ जाना, वो गए और उसकी हिमायत में उन्होंने फैसला दिया। लेकिन जस्टिस अमीनुद्दीन को अगर हम इसमें साइड पे भी करें तो पीछे 2 जजेज ऐसे थे जिन्होंने अपनी राय तब्दील की, लेकिन उन राय तब्दील करने के हवाले से उन्होंने कोई ऑब्जर्वेशन या कोई वजूहात उसकी जारी नहीं की। उनमें एक जज जस्टिस मंजूर मलिक साहब थे, जो अप्रैल में जिन्होंने रिटायर होना था अप्रैल 2021 में, और उनकी रिटायरमेंट की वजह से वफाकी हुकूमत के वकील को अपने दलाइल भी मुकम्मल नहीं करने दिए गए थे। इसके अलावा दूसरे जो जज जिन्होंने अपनी राय तब्दील की और किसी किस्म की कोई वजूहात जारी नहीं की कि उन्होंने राय पहले क्यों उन्होंने FBR को भिजवाने की हिमायत की थी और बाद में उसकी मुखालफत क्यों की, आज तक वो तफसीलात या वजूहात जारी नहीं हुई। और वो जज थे जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब। अब गुज़श्ता रोज़ जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियाँ खेल साहब को वफाकी हुकूमत, निगरान वफाकी हुकूमत ने चेयरमैन मुसाबकती एपलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिए। ये जो कंपनियों के हवाले से डिस्प्यूट होते हैं, उसकी जो अपीलें आती हैं, वो उस एपलेट ट्रिब्यूनल के वो चेयरमैन तैनात हुए हैं। और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब वो जज थे जिन्होंने डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली की रूलिंग में सदर मुमलिकत आरिफ अलवी और इमरान खान जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे, उनके खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई चलाने का इजाफी नोट लिखा था। और जस्टिस मज़हर आलम मियाँ खेल साहब अपनी राय तब्दील करने का उनको इनाम यह मिला कि अब उनको चेयरमैन मुसाबकती एपलेट ट्रिब्यूनल तैनात कर दिया गया है। दूसरी जानिब जो तीसरे जज थे जिन्होंने अपनी राय तब्दील की, वो थे मंजूर मलिक साहब। मंजूर मलिक साहब जो हैं उनको भी नवाज दिया गया है। और आप देखें कि मंजूर मलिक साहब अब वो जो जुडिशल कमीशन है, जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के हवाले से एक आइनी इदारा है, इस इदारे में एक रिटायर्ड जज की सीट भी होती है। और इसमें साबिक जो जज थे सरमद जलाल उस्मानी, वो इसके मेंबर थे। 2021 में उनको तैनात किया गया और 2023 में अब उनकी 2 साल मुद्दत पूरी हो गई। अब जस्टिस रिटायर्ड मंजूर मलिक साहब को जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात किया गया है और 3-2 की अक्सरियत से ये मंजूरी दी गई। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस तैनाती की हिमायत की, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से इस तैनाती की मुखालफत की गई। यानी वो जज जिन्होंने चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में अपनी राय तब्दील की, उसकी कोई वजूहात बयान नहीं की कि राय तब्दील क्यों की। उस दूसरे जो जज थे जस्टिस मंजूर मलिक साहब, उनको भी नवाज दिया गया। यानी वो लोग जिन्होंने सदारती रेफरेंस नजरसानी केस में किसी जगह पर भी जस्टिस काजी फायज जो मौजूदा चीफ जस्टिस पाकिस्तान है, उनको किसी भी जगह पर उनकी सहूलतकारी की, उनकी मुआवनत की, उनको ओहदे दिए जा चुके हैं। इसके अलावा एक और जज थे जिनके ऊपर साबिक अटार्नी जनरल अनवर मंसूर ने यह इल्ज़ाम लगाया था कि वो मुल्ज़िम जज जस्टिस काजी फायज ईसा के तहरीरी जवाब जो उन्होंने जमा करवाया था, उसकी ड्राफ्टिंग में उन्होंने मुआवनत की है। वो इस वक्त भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के हम ख्याल समझे जाते हैं। इस वक्त भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं। और इस अगरचा अनवर मंसूर साहब ने इस हवाले से कोई नाम तो कमरा अदालत में नहीं लिया था, लेकिन ज़राए से हमें जो बाद में खबरें मौसूल हुई, वो उस वक्त उसी फुल कोर्ट 10 रुकनी फुल कोर्ट के ही एक जज थे जिन्होंने एक मुल्ज़िम जज की मुआवनत की थी। हमने आज तक ये नहीं देखा कि कोई जज अपनी अदालत में पेश होने वाले मुल्ज़िम की इस तरह सहूलतकारी करे और उसको अपना तहरीरी जवाब जमा करवाने में भी उसकी मुआवनत करे। ये सब कुछ जस्टिस काजी फायज ईसा के साथ हुआ। वो जजेस जो उस वक्त बेंच का हिस्सा थे और उन्होंने किसी भी तरीके से जस्टिस काजी फायज ईसा जो उस वक्त एक मुल्ज़िम जज थे, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने अनडिक्लेयर्ड असासे बनाए हैं और उनका और उनकी अहलिया का एक फ़ॉरेन करेंसी बैंक अकाउंट था जो FBR की जानिब से पकड़ा गया था। FBR ने इसके ऊपर एक मुफस्सिल रिपोर्ट तैयार करके
सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भिजवाई थी। और जब सुप्रीम कोर्ट ने 6-4 की अक्सरियत से उस रिपोर्ट को कलअदम करार दिया, उन तमाम तहकीकात को कलअदम करार दिया और उस रिपोर्ट में मौजूद इंफॉर्मेशन को भी किसी भी अदालती या दीगर मुतलका फोरम पर उसके इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगा दी और कहा गया कि ये इंफॉर्मेशन किसी जगह इस्तेमाल भी नहीं की जा सकती। तो ये इस तरह के फैसले सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान की जानिब से दिए गए और इल्ज़ामात लगाए जाते थे साबिक चीफ जस्टिस साहबान पर, जस्टिस उमर अता बंदयाल पर लगाए गए, जस्टिस गुलजार अहमद पर लगाए गए, साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा पर भी इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए। लेकिन ये सब कुछ हुआ तो एक आइन और कानून पर अमल दरामद करने वाले एक जज के जो है वो दौर में आके हुआ। और ये वो तमाम जज साहबान हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह काजी साहब को फ़ायदा पहुँचाया और अब इनको मुख्तलिफ सरकारी ओहदे नवाज दिए गए हैं। एक को निगरान वज़ीर आला सिंध लगा दिया गया, एक को चेयरमैन मुसाबकती अपीलेट ट्रिब्यूनल लगा दिया गया और एक को मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात कर दिया गया है। ये कुछ तफसीलात थी जो आपके साथ शेयर करना थी। इस हवाले से आपकी कोई आरा हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।